बेसिस पे मोहम्मद हारिस सिलेक्ट होते हैं कुछ पता नहीं है। हसीबुल्लाह क्यों बाहर है स्क्वाड से कुछ पता नहीं है। सुफियान मुकीम स्क्वाड के अंदर होता है, प्लेइंग 11 में जगह उसको नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती कुछ पता नहीं है। लेकिन अब्बास अफरीदी को भी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। अब ये जो दोनों प्लेयर्स हैं सलमान मिर्जा और अब्बास अफरीदी, इन दो प्लेयर्स को जो ड्रॉप किया गया है इसके पीछे कंस्पायरेसी है। ये ऐसा एक सस्पेंस है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको, इन तीनों प्लेयर्स के ऊपर अब डबल प्रेशर है। अब अगर इनकी जो परफॉर्मेंस है उनका उसका ग्राफ अगर अब नीचे आया तो याद रखना जो प्लान 80% फाइनल हो चुका था ना, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन फ्यूचर में हो सकती है। अगर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी का परफॉर्मेंस का ग्राफ वेस्ट इंडीज टूर पे अगर डामाडोल ऊपर नीचे हुआ, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन परफॉर्मेंस पे या मेरिट पे होती है? अगर आपको ऐसा लगता है तो या तो आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं, या अभी तक आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो सिलेक्टर्स हैं उनको आप समझ नहीं सके, आपको उनके बारे में पता नहीं है। इस बार वेस्ट इंडीज टूर के लिए जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको शायद सिलेक्ट परफॉर्मेंस की वजह से नहीं किया गया, बल्कि उनका जो लॉयल्टी कार्ड है वो चेक करके उनको सिलेक्ट किया गया है। और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको ड्रॉप शायद इस वजह से कर दिया गया कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया था। पूरा एनालिसिस, हर पॉइंट का ब्रेकडाउन आज के शो में करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के T20 स्क्वाड की तरफ नजर डाल लेते हैं। सलमान अली आगा कैप्टन है, अबरार अहमद मौजूद हैं, फहीम अशरफ हैं, फखर जमान है, हारिस रऊफ की वापसी हुई है, हसन अली की पाकिस्तान T20 टीम में वापसी हुई है, हसन नवाज मौजूद हैं, हुसैन तलत हैं, खुशदिल शाह है, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैटर, मोहम्मद नवाज, साहबजादा फरहान विकेट कीपर बैटर, साइम अयूब मौजूद हैं, शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई है और साथ में इनके सुफियान मुकीम मौजूद हैं। लेकिन जो प्लेयर्स मिसिंग हैं सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। सलमान मिर्जा का नाम नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में। अब्बास अफरीदी का नाम मिसिंग है, अहमद दानियाल का नाम मिसिंग है। अहमद दानियाल को चलो उसका केस हम साइड पे कर देते हैं, पहली सीरीज थी पाकिस्तान की टीम की तरफ से अहमद दानियाल की, शायद इतना ज्यादा कोई एक्सपीरियंस अभी नहीं है, तो एशिया कप और वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन के लिए शायद अभी इट्स टू अर्ली फॉर अहमद दानियाल। तो लेकिन बाकी जो दो प्लेयर्स हैं सलमान मिर्जा और अब्बास अफरीदी, सलमान मिर्जा की अगर हम बात करें तो जिस तरह की परफॉर्मेंसेज सलमान मिर्जा की तरफ से हमें देखने को मिली, जितना इंप्रेस किया सलमान मिर्जा ने अपनी बॉलिंग से, जितनी एनर्जी, जो एग्रेशन, जो लाइन और लेंथ सलमान मिर्जा की बॉलिंग में हमें देखने को मिली, उस तरह की परफॉर्मेंसेज के बाद सलमान मिर्जा का पाकिस्तान की T20 टीम से ड्रॉप होना मेरे ख्याल से बनता नहीं था। और अब्बास अफरीदी जिस तरह की फॉर्म उन्होंने विद द बैट विद द बॉल शो की, और लास्ट मैच में जो उन्होंने डाइविंग कैच किया उससे उन्होंने ये भी साबित किया कि वो फील्डर भी बहुत तगड़े हैं। तो यूटिलिटी प्लेयर था अब्बास अफरीदी, तगड़ा ऑलराउंडर दिख रहा था। अगर आप उसको ग्रूम करना चाहो तो बड़ा तगड़ा आप एक ऑलराउंडर आप ग्रूम कर सकते थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन अब्बास अफरीदी को भी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। अब ये जो दोनों प्लेयर्स हैं सलमान मिर्जा और अब्बास अफरीदी, इन दो प्लेयर्स को जो ड्रॉप किया गया है इसके पीछे कंस्पायरेसी है। ये ऐसा एक सस्पेंस है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको इस वीडियो के आखिर में जरूर मिलेगा, और इसका जो जवाब है वो ओडीआई के स्क्वाड के साथ डायरेक्टली लिंक है। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं मोहम्मद हारिस की, जो कि एज अ विकेट कीपर बैटर पाकिस्तान की T20 टीम में काफी टाइम से खेल रहे हैं, 4-5 सीरीज से कंटिन्यूसली खेलते हुए आ रहे हैं। तो मोहम्मद हारिस की एज अ विकेट कीपर बैटर अगर हम परफॉर्मेंसेस देखें तो इतनी कोई अप टू द मार्क अभी तक नजर नहीं आई। 100 है उनका बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो भी पाकिस्तान के अंदर। उसके अलावा अभी तक मोहम्मद हारिस के बैट से हमें कोई मैच विनिंग नॉक देखने को नहीं मिली। देखो हम भी चाहते हैं कि मोहम्मद हारिस परफॉर्म करे, लेकिन भाई कितने चांसेस चाहिए मोहम्मद हारिस को परफॉर्म करने के लिए, गेम अवेयरनेस के लिए, गेम में मेच्योर होने के लिए कितने एक मजीद और चांसेस मोहम्मद हारिस को चाहिए। स्ट्राइक रेट ठीक है, मान लेते हैं स्ट्राइक रेट ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी जीरो है, कंसिस्टेंसी जीरो है। हर बार नए शॉट्स मारने के चक्कर में ये बंदा आउट होके वापस पवेलियन पहुंच जाता है, और बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती। मोहम्मद हारिस का जो बैकअप विकेट कीपर मौजूद है स्क्वाड के अंदर वो है जी साहबजादा फरहान। मतलब कोई मजाक चल रहा है? कौन सी दुनिया में यार आप लोग जी रहे हो? कौन सी टीम में आपने साहबजादा फरहान को विकेट कीपिंग करते हुए देख लिया है कि आपने मोहम्मद हारिस के बैकअप पे साहबजादा फरहान को रखा हुआ है एज अ विकेट कीपर बैटर? साहबजादा फरहान, हम अपने पोस्ट मैच में, तीसरे मैच के बाद पोस्ट मैच एनालिसिस में भी ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान की T20 टीम में अगर फर्स्ट चॉइस एज एन ओपनर कोई बैट्समैन होना चाहिए तो वो साहबजादा फरहान है, ना कि एज अ विकेट कीपर बैटर।
ये तो आप साहबजादा फरहान के साथ भी ज्यादती कर रहे हो कि उसके नाम के आगे आप लिख देते हो जी विकेट कीपर बैटर। खुल्लम खुल्ला मतलब कि तजाद है, नाइंसाफी है साहबजादा फरहान के साथ भी और हसीबुल्लाह के साथ भी, जिनको एज अ बैकअप विकेट कीपर बैटर मौजूद होना चाहिए था स्क्वाड के अंदर मोहम्मद हारिस के, क्योंकि मोहम्मद हारिस की जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं, सॉरी टू से मोहम्मद हारिस इस तरह की परफॉर्मेंसेज और इस तरह के एटीट्यूड के साथ मुझे ज्यादा लंबे अरसे तक पाकिस्तान की T20 टीम में खेलते हुए नजर नहीं आ रहे। इसके बाद अगर हम बात करें सलमान अली आगा की, तो एज अ T20 बैट्समैन भी देख लेते हैं, एज अ T20 कैप्टन भी देख लेते हैं। तो एज अ T20 बैट्समैन लास्ट जो सीरीज थी बांग्लादेश टूर पे, इतनी कोई खास परफॉर्मेंसेज हमें सलमान अली आगा के बैट से देखने को नहीं मिली। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सलमान अली आगा की परफॉर्मेंसेज के आगे मौजूद है एज अ बैट्समैन। और अगर आप एज अ T20 कैप्टन भी ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना, तो जिम्बाब्वे से सलमान अली आगा T20 सीरीज हार चुके हैं। न्यूजीलैंड गए थे, वहां पे 4-1 से हार के आए हैं। फिर बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के अंदर आई, 3-0 से आपने बांग्लादेश को क्लीन स्वीप किया, लेकिन उसी बांग्लादेश की टीम ने आपको 2-1 से सीरीज हरा दी जब आप बांग्लादेश के अंदर खेलने के लिए गए। तो अभी तक कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज मौजूद सलमान अली आगा के बैट से और एज अ T20 कैप्टन नहीं है। और मेरा एक जो मशवरा है, अभी तक मेरे ख्याल से अभी तक देखो, आपको भी यही लगता होगा, आपका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर कर सकते हो, लेकिन मुझे जो लगता है कि सलमान अली आगा अभी तक एज अ T20 बैट्समैन अपनी परफॉर्मेंसेस से अपने स्पॉट को अभी तक जस्टिफाई नहीं कर सके। तो जहां पे नई टीम है, इतने एक्सपेरिमेंट्स जहां पे चल रहे थे, तो मेरे ख्याल से किसी ऐसे बैट्समैन को जो कि मैच विनर हो, उसको कैप्टनसी का रोल दे देना चाहिए था, जो कि लीड करता बाय एग्जांपल, तो ज्यादा बेहतर हो सकता था मेरे ख्याल से। अब अगर हम बात करें ओडीआई स्क्वाड की, तो जैसे मैं बात कर चुका हूं कि अब्बास अफरीदी और सलमान मिर्जा को जो ड्रॉप किया गया है, वो इसके पीछे कंस्पायरेसी है। वो इसी कह लो कि एनालिसिस में, इसी डिबेट में मैं आपको इस बात का भी जवाब दूंगा और डायरेक्टली लिंक इसलिए कह रहा था ओडीआई स्क्वाड के साथ, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं कि रिजवान आपको ओडीआई के कैप्टन नजर आ रहे हैं, बाबर आजम आपको ओडीआई के स्क्वाड में मौजूद नजर आ रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी की ना सिर्फ ओडीआई टीम में इंक्लूजन नजर आ रही है, बल्कि T20 स्क्वाड में भी शाहीन शाह अफरीदी मौजूद हैं। जबकि कामरान अकमल जैसे एक्स जो क्रिकेटर्स और काफी सारे एक्स क्रिकेटर ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने यह मशवरा भी दिया था कि बाबर आजम को ओडीआई से भी ड्रॉप कर देना चाहिए, यंग टैलेंट के साथ आपको जाना चाहिए। और इनसाइड जो सोर्सेज हैं वो भी हमें बता रही हैं कि सिलेक्टर्स ने और कुछ लोग ऐसे हैं पीसीबी के अंदर मौजूद हैं जिन्होंने ये बना लिया हुआ था, ये मन बना लिया हुआ था और ये 80% फैसला ये फाइनल कर लिया हुआ था कि सलमान अली आगा को ओडीआई का कैप्टन बनाया जाएगा और बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई स्क्वाड से भी ड्रॉप कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या एकदम से ऐसा कि ये तीनों ओडीआई स्क्वाड में मौजूद हैं, मोहम्मद रिजवान एज अ कैप्टन स्क्वाड के अंदर मौजूद है और शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ ओडीआई में नहीं बल्कि T20 में भी वापस लेके आ चुके हैं। तो इस सवाल का भी जो जवाब है ना, ये डायरेक्टली लिंक है सलमान मिर्जा और अब्बास अफरीदी के एक्सक्लूजन से T20 स्क्वाड से। इन दोनों सवालों का जवाब जो है वो एक ही है और इन दोनों सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के आखिर में जरूर मिलेंगे। पूरी वीडियो देखें, सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा कि चल क्या रहा है, कंस्पायरेसी क्या चल रही है। सबसे पहले स्क्वाड देख लेते हैं, पाकिस्तान का ओडीआई जो स्क्वाड है उसमें मोहम्मद रिजवान कैप्टन एंड विकेट कीपर। अब गौर से सुनते जाइएगा, इसी में कुछ जवाब आपको नजर आ जाएगा। सलमान अली आगा ब्रैकेट वाइस कैप्टन ब्रैकेट क्लोज, बाबर आजम मौजूद हैं, शाहीन शाह अफरीदी मौजूद हैं, नसीम शाह मौजूद हैं ओडीआई स्क्वाड में, अब्दुल्ला शफीक नजर आ रहे हैं, फखर जमान हैं, फहीम अशरफ हैं, हसन अली हैं, मोहम्मद नवाज हैं, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैटर, हुसैन तलत यहाँ पे मौजूद है, हसन नवाज हैं, सुफियान मुकीम है, अबरार अहमद हैं और साइम अयूब है। अब उन प्लेयर्स की बात कर लेते हैं जो ओडीआई स्क्वाड से हमें मिसिंग नजर आ रहे हैं। मेजर जो नाम है उनकी बात कर लेते हैं। एक तो मोहम्मद इरफान खान न्याजी हैं और दूसरे हैं जी मोहम्मद वसीम जूनियर। मोहम्मद वसीम जूनियर की अगर हम बात करें तो स्विंग था भाई के पास, पेस अच्छा खासा था, ओडीआई वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस ठीक ठाक थी, इवन डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद ड्रॉप कर दिया गया जी, जगह नहीं बन रही क्योंकि काफी सारे बॉलर्स ऑलरेडी ओडीआई टीम में मौजूद हैं, तो इस वजह से जगह नहीं बन रही थी। इरफान खान न्याजी एज अ फिनिशर पीएसएल में उन्होंने जो रोल प्ले किया एज अ फिनिशर, जो परफॉर्मेंसेस दिखाई वो सबके सामने है। साउथ अफ्रीका के टूर में एक आध मैच में जो उन्होंने 60 ऑड रन की इनिंग्स खेली थी एज अ फिनिशर, T20 या ओडीआई में खेली थी, T20 में पता नहीं खेली थी शायद, लेकिन एज अ फिनिशर आपको कैपेबिलिटीज नजर आ गई थी इरफान खान न्याजी में। लेकिन उसके बाद ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट इरफान खान न्याजी का जो टैलेंट है उसको जाया किया गया और अब फाइनली इरफान खान न्याजी का पत्ता साफ कर दिया गया।
लेकिन मेजर जो चीज है, हैरान कुन जो चीज है वो ये नहीं है कि इरफान खान न्याजी को ड्रॉप कर दिया गया। इरफान खान न्याजी को ड्रॉप करके अगर कोई डिजर्विंग प्लेयर को अगर आप लेके आते तो शायद मैं बात भी ना कर रहा होता इरफान खान न्याजी के बारे में। लेकिन इरफान खान न्याजी को ड्रॉप करके जो प्लेयर आपने इंक्लूड किया है इरफान खान न्याजी के रिप्लेसमेंट पे, वो है जी मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज की डोमेस्टिक कोई परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं, ओडीआई कप में कोई ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं जिसके बाद आपने मोहम्मद नवाज को ओडीआई स्क्वाड में इंक्लूड कर दिया है। तीन टी20 मैचेस की जो सीरीज थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, पहले 2 मैचेस में मोहम्मद नवाज कंप्लीट फेलियर देखने को मिला है विद द बॉल और विद द बैट। लास्ट मैच में मोहम्मद नवाज 16 बॉलों में 27 रन की इनिंग्स खेल देते हैं, 2 चौके 2 छक्के लगा के 2 विकेट्स उनको मिल जाती हैं, और सिर्फ एक टी20 के एक मैच की परफॉर्मेंस पे आपने मोहम्मद नवाज को डायरेक्टली ओडीआई के स्क्वाड में इंक्लूड कर दिया इरफान खान न्याजी के जगह पे। मतलब कि कितनी बड़ी नाइंसाफी ये आप लोग प्लेयर्स के साथ कर रहे हैं। और उसके बाद एक चीज को अगर आप देखो कि हसन नवाज को भी ओडीआई के स्क्वाड में इंक्लूड किया गया है, चलो ठीक है, समझ में आता है, यंग है, पोटेंशियल उसमें है, ग्रूम करना चाहते हो, समझ आता है ये कुछ। लेकिन मोहम्मद हारिस को ओडीआई के स्क्वाड में एज अ बैकअप विकेट कीपर इंक्लूड करना, ये कौन सी अक्लमंदी है भाई। मोहम्मद हारिस जिसकी टी20 स्क्वाड में अभी जगह नहीं बन रही, जिसके बैकअप विकेट कीपर पे आपने हसीबुल्ला को अभी तक सिलेक्ट नहीं किया टी20 में, और उसी हसीबुल्ला को ओडीआई के स्क्वाड में एज अ बैकअप विकेट कीपर मौजूद होना चाहिए था। कंसिस्टेंटली वो बंदा डोमेस्टिक में परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, लेकिन हसीबुल्ला को एज अ बैकअप विकेट कीपर सिलेक्ट करने के बजाय आपने एक ऐसे प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया है जिसको खुद बैकअप की जरूरत है टी20 के स्क्वाड में, जिसकी अपनी टी20 स्क्वाड में अभी तक जगह नहीं बन रही, जिसने अपने टी20 की परफॉर्मेंसेज जो है उस पर जो आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसको अभी तक रिमूव नहीं किया, उसको अभी तक हटाया नहीं है, अपनी जो टी20 स्पॉट है उसको अभी तक जस्टिफाई नहीं किया, उस मोहम्मद हारिस को आपने ओडीआई के स्क्वाड में भी इंक्लूड कर दिया है। बहुत बड़ी नाइंसाफी है यार, मतलब कि कोई मजाक चल रहा है, कोई शुगल मेला चल रहा है भाई। इंटरनेशनल क्रिकेट है, आपके बाप की टीम है जिसको बार बार आप सिलेक्ट कर देते हो, कभी टी20 टीम में कभी ओडीआई स्क्वाड में। किस बेसिस पे मोहम्मद हारिस सिलेक्ट होते हैं कुछ पता नहीं है। हसीबुल्ला क्यों बाहर है स्क्वाड से कुछ पता नहीं है। सुफियान मुकीम स्क्वाड के अंदर होता है, प्लेइंग 11 में जगह उसको नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती कुछ पता नहीं है। साहबजादा फरहान रेड हॉट फॉर्म में होता है, बांग्लादेश की सीरीज में पहले 2 मैचेस में उसको बेंच कर दिया जाता है, लास्ट मैच में जब वो खेलता है वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड ले जाता है। आपकी टीम 178 रन पोस्ट करती है, उसमें तकरीबन 70 रन साहबजादा फरहान के होते हैं, बाकी पूरी टीम के 110 से 115 रन होते हैं। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कि पहले 2 मैचेस में साहबजादा फरहान क्यों बेंच पे था, कुछ पता है कुछ पता नहीं है। अब चलते हैं जी असली बात की तरफ। जो मैं बात कर रहा था कि सलमान मिर्जा और अब्बास अफरीदी का जो एक्सक्लूजन है टी20 स्क्वाड से, उसके पीछे कंस्पायरेसी है, उसको डायरेक्टली मैंने कहा था कि वो लिंक है ओडीआई स्क्वाड के साथ, तो उसका जवाब फाइनली मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या ये स्टोरी क्या है। तो जो हम सोच रहे थे, जो आप लोग सोच रहे हो कि यार बाबर आजम ओडीआई स्क्वाड से कैसे ड्रॉप हो सकता है, इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद बाबर आजम को ओडीआई स्क्वाड से कैसे ड्रॉप किया जा सकता है, नहीं ड्रॉप हो सकता बाबर आजम। ठीक कह रहे हो, ठीक सोच रहे हो, नहीं ड्रॉप हो सकता। लेकिन सच ये है कि रिजवान, बाबर और शाहीन को तीनों को ओडीआई से हटाकर सलमान अली आगा को ओडीआई का कैप्टन बनाने का 80% फैसला जो था वो फाइनल कर लिया गया था। लेकिन हुआ क्या, बांग्लादेश के साथ जो सीरीज थी ना, उसमें जो पहले 2 मैचेस पाकिस्तान की टीम ने हारे हैं और जिस तरह से हारे हैं, उसने कह लो कि एक थप्पड़ लगाया पाकिस्तान के सिलेक्टर्स के मुंह के ऊपर, फटकार मारी है कि जो 2 मैचेस पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से हारी है उसके बाद इनको होश के नाखून लेने पड़ेंगे, होश में थोड़ा आए हैं, और ये जो फैसला था ये रिवर्स हुआ है। अगर कहीं पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के अगेंस्ट जो सीरीज थी पहले 3-0 ना करती, पहले 2 मैचेस डायरेक्टली पाकिस्तान की टीम अगर जीत चुकी होती बांग्लादेश से, तो आपको ओडीआई के स्क्वाड में ना बाबर आजम नजर आता, ना शाहीन शाह अफरीदी नजर आता, ना ही टी20 स्क्वाड में शाहीन शाह अफरीदी आपको नजर आता, शायद सलमान मिर्जा ही आपको तब नजर आ जाता टी20 स्क्वाड में, और इवन मोहम्मद रिजवान भी आपको एज अ कैप्टन नजर नहीं आने थे। लेकिन हुआ क्या, आप पहले 2 ही मैचेस जो हारे ना, 2-1 से सीरीज हार गए, लेकिन पहले 2 मैचेस आप स्ट्रेट जो हारे, उसके बाद सिलेक्टर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया आपकी टीम की गंदी परफॉर्मेंस ने, और उसी वजह से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी तीनों को वापस लाया गया है। और शाहीन शाह अफरीदी को तो सिर्फ ओडीआई में नहीं, टी20 टीम में भी जगह दी गई है। और शाहीन के वापस आते ही ऑटोमेटिकली सलमान मिर्जा और अब्बास अफरीदी जो लोग थे, ये लोग बाहर हो गए टी20 स्क्वाड से, क्योंकि जगह ही नहीं बन रही थी। असद अली मौजूद है, हारिस रऊफ ऑलरेडी स्क्वाड में मौजूद है, तो जगह नहीं बन रही थी, इस वजह से ऑटोमेटिकली वो दोनों प्लेयर्स टी20 स्क्वाड से बाहर हो गए।
2 मैचेस हारने के बाद मोहम्मद रिजवान को कैप्टनसी का, ओडीआई कैप्टनसी का ना एक कह लो कि लास्ट एक चांस दिया गया है मोहम्मद रिजवान को, और बाबर भी टीम में वापस इसी वजह से आया है। मेन जो कंस्पायरेसी है ये है, मिला क्या इस सबसे? अब मिला ये कि इन तीनों प्लेयर्स के ऊपर अब डबल प्रेशर है। अब अगर इनकी जो परफॉर्मेंस है उनका, उसका ग्राफ अगर अब नीचे आया तो याद रखना जो प्लान 80% फाइनल हो चुका था ना, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन फ्यूचर में हो सकती है। अगर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी का परफॉर्मेंस का ग्राफ वेस्ट इंडीज टूर पे अगर डामाडोल ऊपर नीचे हुआ, तो जो 80% फैसला फाइनल हुआ था उसके ऊपर एग्जीक्यूशन हमें फ्यूचर में होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी के लिए अपने क्रिटिक्स को चुप करवाने की और अपना लोहा मनवाने की। अगर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इवन शाहीन शाह अफरीदी ये तीनों अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, अब एक बात को समझो आप लोग, अगर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी की वेस्ट इंडीज टूर पे परफॉर्मेंसेस का ग्राफ ऊपर नीचे हुआ, तो जो 80% जैसे मैंने बताया कि फैसला जो फाइनलाइज हो चुका था उसके ऊपर एग्जीक्यूशन हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। एक बात तो ये है, एक पहलू ये है, लेकिन दूसरा पहलू इस स्टोरी का क्या है कि एक बहुत बड़ा मौका इन तीनों प्लेयर्स के पास और खासतौर पे बाबर और रिजवान के पास मौजूद है T20 स्क्वाड में वापस आने का, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी तो ऑलरेडी T20 टीम में आ चुके हैं ना। अब 2 मैचेस आप बांग्लादेश से हारे और शाहीन शाह अफरीदी T20 टीम में वापस आ गया। अब आप एक चीज सोचो कि अगर पाकिस्तान की T20 की टीम की परफॉर्मेंसेज वेस्ट इंडीज टूर पे भी ऊपर नीचे हुई, या वेस्ट इंडीज से अगर आप T20 सीरीज हारते हो और खास तौर पे अगर कहीं बैटिंग कोलैप्स होता है जिसकी वजह से आप T20 सीरीज वेस्ट इंडीज से हार जाते हो, तो यू नेवर नो कि बाबर या रिजवान या फिर दोनों ही आपको पाकिस्तान की T20 के स्क्वाड में वापस आते हुए नजर आ जाए। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बाबर रिजवान के लिए भी और शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी कि अगर ये अच्छा परफॉर्म करते हैं और अगर कहीं पाकिस्तान की T20 की टीम की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो डिप डाउन होती हैं और वेस्ट इंडीज से कहीं अगर आप खुदा ना खास्ता सीरीज हारते हो, तो बाबर या रिजवान या दोनों ही शायद आपको T20 के स्क्वाड में वापस आते हुए नजर आ सकते हैं। अब ये जो कंस्पायरेसी है इसका एक प्रूफ भी मेरे पास मौजूद है। अब प्रूफ आपको मैं बता देता हूं कि आपने T20 का स्क्वाड देखा होगा, वहां पे आपको बकायदा तौर पे नजर आ रहा है कैप्टन सलमान अली आगा, वहां पे आपको वाइस कैप्टन कहीं पे नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। ओडीआई का स्क्वाड आपने देखा है, वहां पे आपको कैप्टन नजर आ रहा है जी रिजवान, उसके आगे लिखा हुआ है विकेट कीपर बैटर, लेकिन नीचे सलमान अली आगा के नाम के आगे लिखा हुआ है वाइस कैप्टन। तो ये बहुत बड़ी निशानी ये भी है एक, तो समझने वालों के लिए इशारा काफी है, तो काफी कुछ आप लोगों को भी समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मोहम्मद वसीम जूनियर और इरफान खान न्याजी का ओडीआई स्क्वाड से ड्रॉप होना बनता था? क्या मोहम्मद हारिस को जो ओडीआई के स्क्वाड में एज अ बैकअप विकेट कीपर बैटर के तौर पे सिलेक्ट किया गया है, क्या ये जस्टिफाई है, या हसीबुल्लाह खान ज्यादा डिजर्विंग प्लेयर था? जो भी आप लोगों के ख्याल से दोनों प्लेयर में से ज्यादा डिजर्विंग आपको लगता है, कमेंट सेक्शन में दिल खोल के कैपिटल लेटर के साथ उस बंदे का नाम आप लिख सकते हो और लाइक कर दो इस वीडियो को अगर आप लोग भी कंफ्यूज हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस सिलेक्शन से, और सब्सक्राइब करो हमारे इस चैनल को अगर आप क्रिकेट कंटेंट देखना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे होती है क्रिकेट की असली बात विदाउट एनी फिल्टर। एंड विद दैट बेस्ट ऑफ लक टू द एंटायर स्क्वाड फॉर दिस टूर। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, पीस आउट।